दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस सलीम साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो इस वक्त जाहिर बात है, वो कहते हैं नेवर अ डल डे। तो वही सिचुएशन है। एक पाकिस्तान में बड़े सारे सहाफ़ी हैं, लेकिन एक सहाफ़ी हैं उस्मान मंजूर, उनका एक प्लेटफॉर्म है फैक्ट फोकस। उन्होंने कुछ खबरें दी हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया, उसके इक्वल जो उन्होंने पैसा जो है वो अपनी वज़ीर-ए-आज़म के टेन्योर में पहले 2 महीनों में जो उनको गिफ्ट मिले, तो वो जो अपने खाते में पैसे डाल लिए, वो जो है उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, इतना उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब वैसे तो बड़ी हाई ग्राउंड पे बात करते हैं, और एक तरफ कहा जाता है कि जो तोशाखाना के जो सरकार के जो आपको गिफ्ट मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं है, आप वो खरीद भी सकते हैं, उसकी एक पॉलिसी भी होती है। तो आप क्या समझते हैं, ये इमरान खान साहब ने जो गिफ्ट लिए हैं, इसका इमरान खान साहब की जो अवाम है उसके अंदर कोई मैसेज जा सकता है कि इमरान खान साहब ने जो सरकारी पैसा है उसको अपने हिस्से में कर लिया, और बाकी लोगों को लेसन देते रहते हैं कि तुम चोर हो, डाकू हो, और तुम जो है वो सरकारी पैसा खाते हो। इस हवाले से आपका क्या व्यू है, जो इस खबर के हवाले से? देखिए, इसके 2 पहलू हैं खबर के। एक तो ये कि ये जो तफ़सीलात सामने आई हैं तोशाखाना के हवाले से, ये कोई नई नहीं है। ये खबरें पहले भी आती रही हैं। ये काम अगर आप रीसेंट हिस्ट्री को ही देखें, तो मुशर्रफ ने भी किया, शौकत अज़ीज़ ने भी किया, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया, आसिफ ज़रदारी ने भी किया, नवाज़ शरीफ ने भी किया। मतलब जो भी हुक्मरान रहे हैं इमरान खान से पहले, वो सब ये काम करते रहे हैं और जो कवानीन इस हवाले से बनाए गए थे, वो बुनियादी तौर पर अपने इस हरकत को, वो जैसे कहते हैं कि आशिकी को कैद शरीयत में ले आया जाए, ये अपनी उस मुबैना करप्शन को लीगलाइज़ करने के लिए किया गया था कि जी आपको जिस भी मालियत का तोहफ़ा मिले, आप उसका कुछ फ़ीसद जो है वो अदा करें, और उसकी क्योंकि कीमत भी लगानी होती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो ये तोशाखाना को, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट करता है, ये कैबिनेट डिवीज़न करता है, लेकिन सरकारी एहलकार ही उसकी कीमत का तयन करते हैं और आप उसके चंद फ़ीसद उसका अदा करके और आप उसको घर ले जाएँ। अच्छा, अब यही काम जब वो हुक्मरान करते थे, तो इमरान खान साहब उसपे बड़ी तनकीद करते थे। उनके वो चल रहे हैं पुराने क्लिप्स भी कि वो किस तरह बाकायदा तोशाखाना के बारे में ये कहा करते थे कि ये इनकी करप्शन का सबूत है, ये जो हुक्मरान कर रहे हैं। अब जब उनकी अपनी बारी आई, मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये कहूँ कि जब ये खबर पहली दफ़ा निकली थी कि कोई उनको घड़ी मिली है और उन्होंने घड़ी जो है वो किसी अरब मुल्क में जाकर बेच दी है और पैसे खड़े कर लिए हैं, तो मुझे उसका यकीन नहीं आया था। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ उनके खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा है, लेकिन अब वो उसके हवाले से भी एक पुराना क्लिप आ गया है कि वो कहते हैं कि जी मैं मुझे तोहफ़ा मिला, तोहफ़ा मैंने बेच दिया, उससे मैंने अपनी बनी गला की सड़क ठीक करा दी। यानी वो जवाब पेश कर रहे हैं कि जी मैंने तो वो इस काम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल ये है कि सड़क तो आप ठीक करा चुके थे इससे पहले, जब नवाज़ शरीफ के दौर में शायद इनके पास गए थे चौधरी निसार और उन्होंने इनसे पूछा था कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो सड़क तो उस वक़्त ठीक हो गई थी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सड़क ही ठीक करानी थी और आपके पास उस ख घड़ी खरीदने के लिए पैसे थे और उतने ही पैसों से सड़क ठीक होनी थी, तो आप सीधे-सीधे सड़क ठीक करा लेते, बजाय इसके कि आप कान को इतना घुमा के पकड़ रहे हैं कि पहले आपने वो घड़ी जो है वो खरीदी, फिर उसको जाके बेचा, फिर उन पैसों से आपने सड़क ठीक कराई। इस वक़्त सिर्फ़ जो इमरान खान साहब के दौर में इज़ाफ़ा हुआ है ये तोशाखाना की खबरों में, वो ये हुआ है कि उन्होंने जो भी अशिया लीं, उनको उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ही नहीं रखा, सिर्फ़ उसको बेचना भी शुरू कर दिया। अब कोई भी इनकी जगह हुक्मरान होता, तो वो अब जिस जवाज़ के पीछे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये तो पहले वाले भी करते रहे हैं और मैंने तो पैसे दे के लिया है और इतने फ़ीसद पैसे दिए हैं, तो फिर आप उन पे उस वक़्त क्यों तनकीद किया करते थे? आपको ये ख़्याल नहीं आया कि ये को एक चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, जो आप ऑपोज़िशन में बार-बार कहा करते थे, और वो तोहफ़े जो हैं वो आपको बतौर हुक्मरान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मिले हैं, आपकी शख्सियत को नहीं मिले हैं, और उनको या तो आप तोशाखाना में रहने देते या उसकी मुकम्मल कीमत अदा करते ताकि सरकारी खजाने को उसका नुकसान ना होता, या एटलीस्ट अगर आप इस हद तक जा रहे थे कि आप वजीर आजम हाउस की गाड़ियां बेच रहे थे,
भैंसें बेच रहे थे और आप उससे पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इसका कोई पब्लिक ऑक्शन कर देते ताकि सरकारी खजाने में ज़्यादा पैसा आता। जब आप अवेलेबल कवानीन का फ़ायदा उठा के ज़ाती फ़ायदा हासिल करते हैं, तो वहाँ से शक-ओ-शुबहात जन्म लेते हैं। और अगर इस जवाब को सही मान लिया जाए कि जी कानून का फ़ायदा उठाया, इसमें क्या बुरा किया, तो इससे पहले तो फिर जो व्हाइट कॉलर करप्शन पहले वाले हुक्मरान करते रहे हैं, वो भी कवानीन की मोशगाफियों का फ़ायदा उठा के करते रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, उस हवाले से भी कहीं न कहीं कानून में कोई लेकुनाज़ मौजूद हैं, तो फिर आप उस पर भी क्यों तनकीद करते हैं? तो मेरा ख़्याल है कि इस पूरे किस्से में वो जो हिपोक्रेसी है इमरान खान साहब के पूरी सियासत में कि वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, वही एक दफ़ा मज़ीद सामने आई है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टोटल जो अपनी वो वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वो 141 मिलियन है, और हुँ, जो टोटल तोशाखाना से उन्होंने जो गिफ्ट्स अपने हिस्से में किए हैं वो 142 मिलियन के हैं। बिल्कुल। तो उनको तो बड़ा पता चला, मेरे लिए तो बड़ा कारोबार है, पूरी ज़िंदगी में वो नहीं कर सके जो एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म उनको हुँ, जो है वो मिल गया। तो इसके साथ-साथ ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब के एक अमेरिकी कांग्रेस वुमन है इल्हान उमर, उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात की है पूरे एक अमेरिकन ग्रुप से साथ लेके, और इमरान खान साहब की तो सारी कॉन्स्पिरेसीज पे है कि मुझे अमेरिका ने निकाला और ये करप्ट चोर हैं। तो पता चला है कि मॉरल वैल्यू तो इमरान खान साहब के भी पास नहीं है, और अगर अमेरिकन डेलीगेशन आया तो उसको फटाफट मिलने हैं। अभी तो वो उनके बयानिए ने पंजाबी कहते हैं दाढ़ भी गिल्ली नहीं हुई। मतलब द पॉइंट ये है कि कल तो ये लाहौर जा रहे हैं दोबारा अमेरिका को गालियां निकालने, और उधर से अमेरिकी डेलीगेशन फिर पहुंच गया और उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवा ली हैं। शाह पूरी पीटीआई सुना है वहां पे पहुंच गई थी, शाह मूद कुरैशी साहब भी पहुंच गए, वो हमारी जो मिनिस्टर साहबा थी शीरी मजारी साहबा वो भी पहुंच गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अमेरिका को अवाम में गालियां निकालनी और ड्राइंग रूम में मुलाकातें कर ली। देखिए, ये भी वही कॉन्ट्रडिक्शन है, वही दो अमली है जिसका ज़िक्र हम पहले कर रहे थे कि एक तरफ आप कुछ और कहते हैं, अपनी पूरी जो जमात है उसको आपने इस काम पे लगाया हुआ है कि अमेरिका को गालियाँ दो, अमेरिका में रहने वाले जो आपके हामी हैं, वो व्हाइट हाउस के बाहर मुज़ाहरे करते फिर रहे हैं, पासपोर्ट जलाते फिर रहे हैं और खुद आप उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो आपको तो उनको ये कहना चाहिए था कि मैं एहतजाजन आपसे नहीं मिलूँगा, आप पहले मुझसे माफ़ी माँगे या आप पहले जो है वहाँ पर बाइडेन को समझाएँ जाके बजाए इसके कि आप मुझे आके मुलाकात करें और अब वो उसको ये स्पिन दे रहे हैं कि जी वो इस्लामोफ़ोबिया के बारे में बात करने आई थी और इमरान खान साहब की जो कोशिशें हैं उनको सराहा गया उसमें वगैरह-वगैरह। उन कोशिशों को सराहने के लिए उन्हें अमेरिका से सफ़र करके यहाँ तक आने की तो ज़रूरत नहीं थी। वो वहाँ से बैठे-बैठे भी कर सकती थी, वो फ़ोन कॉल पर भी हो सकता था, सोशल मीडिया का भी बड़ा सहारा लेते हैं इमरान खान साहब, उस पर भी हो सकता था। फिर उनके साथ मैंने तस्वीर में देखा कि सिर्फ इल्हान उमर नहीं थी, अमेरिकी सफारत खाने के एहलकार भी उसमें मौजूद थे। तो क्या इमरान खान साहब हमें ये बता रहे हैं कि वो सफारत खाने के एहलकार उस साजिश में शरीक नहीं थे, जिसका इल्ज़ाम वो लगाते रहे हैं कि जी वो सफारत खाने के लोग अपोज़िशन से जा-जा के मिलते रहे हैं और उनको खरीदने की कोशिश करते रहे हैं मुबैना तौर पर। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फैन क्लब तो शायद आँखें बंद करके बाय कर ले और जो इमरान खान साहब कहें उस पर यकीन कर ले। लेकिन अगर कोई भी थोड़ा-सा क्रिटिकल माइंड रखने वाला है या सोचने वाला है या इन डॉट्स को कनेक्ट करने वाला है, वो ज़रूर ये सोचेगा कि इमरान खान साहब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं और एक चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा करके उससे वो एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली पता चला है कि इमरान खान साहब माफ़ियाँ-शाफ़ियाँ माँगने पे आ गए हैं। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियाँ और बुरा कह रहे थे। अभी एक ट्विटर स्पेस में उन्होंने कहा फ़ौज को गालियाँ ना निकालें, और साथ में ही शाह उनका फवाद साहब का भी एक बयान चल रहा था कि आज हम ताकत में होते अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होते। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए तो हम ऑपोज़िशन में आ गए हैं। तो ये तो मान गए कि इनके मामलात तो एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए, तो बीच में जो है वो अमेरिका को भी इन्होंने डाली। तो आप कैसे देखते हैं? क्या इमरान खान को समझ लग गई है कि मैं जो बयानियाँ अडॉप्ट कर रहा हूँ एंटी अमेरिकनिज़्म, एंटी वेस्ट, फिर एंटी आर्मी जो बयानियाँ लेके चल रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और हमें वो दोबारा माफ़ियाँ माँग रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आप ये मैसेजिंग कर रहे हैं, दोबारा फ़ौज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं फिर भी आपके साथ ताबेदार हूँ।
अगर आप मुझे मौका दें दोबारा। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? अगर फवाद साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मामलात खराब हुए हैं तो हम बाहर हैं। इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने साजिश की है। तो ये दोनों की ये क्या डायकोटोमी है, कैसे देखेंगे? देखिए, वो एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है कि वो किसी ने कहा कि हम जो है वो कि अब किसी सुपर पावर का नाम नहीं लेता किसी, लेकिन किसी शख्स ने कहा कि हमें उस सुपर पावर पर यलगार कर देनी चाहिए। और उनमें से वो जो जहाँ मशवरा हो रहा था, एक ने कहा कि हाँ, उसमें ये मसला हो सकता है और हम हार भी सकते हैं और ये भी हो सकता है। तो बीच में से कोई एक शख्स बोला और उसने कहा कि जे असी जित गए तो फिर? सो ये जो इस वक़्त इनकलाब की कॉल दे रहे हैं इमरान खान साहब और उनके हामी, जिसमें उनका ये ख़्याल है कि वो पूरे मग़रिब को ललकार देंगे और अमेरिका पर चढ़ दौड़ेंगे और जीएचक्यू पर चढ़ दौड़ेंगे वग़ैरह-वग़ैरह, जो आजकल इनके सोशल मीडिया पर बड़ी इस किस्म की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। इनको खुद भी पता है कि ये जो दावे हैं इनकी हकीकत कोई नहीं होती। इमरान खान साहब अपने हामियों को इमोशनल करके उनको एक्सप्लॉइट तो कर लेंगे कुछ वक़्त तक, लेकिन उसके बाद जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आपको एक सियासी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। आप सिर्फ़ साज़िशी मफ़रूज़ों पर अपने हामियों को ज़्यादा देर तक बहला भी नहीं सकते। फिर जब आप इलेक्शन में जाएँगे तो आपको उस नैरेटिव में और चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी। आपको अपने जो परफॉर्मेंस है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खास डायनामिक्स में जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो लोग ये भी सोचते हैं कि फौज का रुख किस तरफ है और अगर फौज किसी के साथ नहीं खड़ी है तो लोग उसका मतलब यही लेते हैं इम्प्लाइडली कि शायद इनको हुकूमत में नहीं आना तो इनको जो है वो वोट देने का कोई फायदा नहीं है। सो वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, इस वक्त वो कर रहे हैं इमरान खान साहब के। एक तरफ उन्होंने एक पब्लिक अपनी पोजीशनिंग की हुई है। मुझे ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली माफिया मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, लेकिन ये जरूर खबरें हैं कि वो अपने मामलात को दरपर्दा कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको ठीक होना होता तो मेरा ख्याल है ये बहुत पहले हो गए होते, चीजें यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। अब जहां तक ये पहुंची हैं, अगर उनका ये ख्याल है कि अगले चंद दिन में वो तमाम उस रिलेशनशिप को रिपेयर कर लेंगे और वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा सारा कुछ, तो ऐसे नहीं होने वाला। इसके लिए मेरे ख्याल में अब उनको एक बड़ा लंबा चक्कर काट के दोबारा वापस आना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो रिसेंटली पता चला कि इमरान खान साहब जो है, वो जितना डैमेज वो स्टेट को कर रहे हैं, वो बाकी चीज़ों को तो नहीं कर रहे, ताल्लुकात खराब कर देना अमेरिका से या बाकी जो सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये इमरान खान साहब जिस पोज़ीशन पे आ गए हैं कि वो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ है, सोशल मीडिया मेरे साथ है, तो क्या इमरान खान साहब पे दोबारा एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट कर सकती है? जो कि आपने अपना आखिरी पॉइंट किया कि वो चक्कर काटने आना पड़ेगा, तो वो ट्रस्ट फैक्टर कहीं खत्म हो गया है, जो चक्कर काट के आना पड़ेगा? देखिए, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जो खान साहब के साथ हुआ, वो ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ही तो हुआ। और जो तब्दीली आई भी है, उस तब्दीली में शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल हुए हैं, जो मफाहमत के दाई हैं, जो मिल के चलते हैं, जो कभी कोई जारहाना बयानिया उनकी तरफ से आप नहीं सुनेंगे। नवाज शरीफ या मरियम तो अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हुए हैं, जिन्होंने उस किस्म की गुफ्तगू की थी। इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को डराकर वापस इक़्तिदार में आ जाएँगे, या ये जो एक बयानिया हमारी सारी सियासी जमातों का होता है कि जी 22 करोड़ अवाम हमारे साथ हैं। फ़र्ज़ करें अगर जलसे में 1 या 2 लोग 1 लाख या 2 लाख लोग आ भी गए हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे हमारी मज़हबी जमातें इससे बड़े-बड़े जलसे करती रही हैं, लेकिन उनको इस बयानिया पर कभी वोट नहीं मिला है। फिर अगर आप कौमी असेंबली का एक हलका देखें तो कोई 3 साढ़े 3 लाख का वोट तो एक हलके में ही होता है। तो क्या हम एक जलसे से ये समझें कि पूरा पाकिस्तान उनके हक में निकल आया है? अब आज जो उन्होंने ये सोशल मीडिया की एक्टिविटी की है, बहुत अच्छी थी, बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसमें नंबर्स थे, लेकिन वो सारे लोग उनके हामी तो नहीं थे उसको सुनने वाले। उसमें इंडिया से भी लोग थे, उसमें दीगर ममालिक से भी थे, उसमें वो ऑपोज़िशन के भी लोग थे, उसमें वो लोग भी थे, जो जो मुस्लिम लीग नून के हैं, ऑपोज़िशन जमातों से ताल्लुक रखते हैं, उसमें मीडिया के भी लोग थे। सो मेरा ख़्याल है कि ये अपनी जो सपोर्ट है उसको, और ये हमेशा होता है कि जो आपके हामी हैं वो उसको ओवरस्टेट करते हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं वो उसको मार्जिनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर जो जमातें हैं, उनको अपने दरवाज़े खुले रखने पड़ते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह टेक ऑन करके इंतखाब नहीं लड़ सकती और ख़ास तौर पर जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, जो खबरें हमें मिल रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब होने में वो एक फैक्टर था कि आप इस तरह जो है वो इन मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब ना करें अपने सियासी फ़ायदे के लिए। तो अगर ये उसी ट्रैक पर चलते रहेंगे तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि वापसी की कोई सूरत नहीं होगी, इनके लिए हालात मज़ीद खराब होंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे करूँगा और वो आखिरी सवाल ये है कि इलेक्शंस के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस होंगे या ये जो कोalition पार्टीज़ है, ये जो 11-13 जमातें हैं, ये टाइम पूरा करेंगी? और ख़ास करके क्योंकि पीपल्स पार्टी इस तरह की जमात है जो समझ क्योंकि एक तसव्वुर ये है कि अगर जो असेंबली है इसको टाइम पूरा करना चाहिए। अगर असेंबली टाइम पूरा करेगी तो उसमें डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आती है। अगर असेंबली टाइम पूरा नहीं करती और इलेक्शन पहले कॉल कर दिए जाएँगे, तो हालात खराब हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं इलेक्शंस होना पाकिस्तान के लिए बेहतर है या क्या आप समझते हैं कि एक इमरान खान एक प्रेशर डालेंगे लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद वो चुप कर जाएंगे और उनकी अब कोई बात भी नहीं सुनी जाएगी? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ज़ाती ख़्याल में तो असेंबलियों को भी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म को भी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की, वक़्त से पहले घर जाते हैं, ये सिलसिला कहीं न कहीं जाके ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब इस वक़्त जिस मख़सूस सूरत-ए-हाल में हम हैं कि 1.5 साल असेंबली का बाकी रह गया है, मुझे नहीं लगता कि ये असेंबली अपनी पूरी मुद्दत पूरी कर सकेगी और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा उस तरह इस हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा, ये भी बड़ी लूज़ सी कोalition है, उस कोalition को जितना लंबा अरसा ये चलाने की कोशिश करेंगे, उनके आपस की जो फ्रिक्शन है वो सामने आती जाएगी। फिर जो इकोनॉमी के मसाइल हैं वो इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं, उस हवाले से भी हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। मुझे ये लगता है कि कहीं अक्टूबर-नवंबर के करीब जाकर इलेक्शन शायद हो जाएँ और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है कि उससे पहले नहीं हो सकते और उसके बाद नहीं होंगे। बात की वजह तो ज़ाहिर है जैसे मैंने बयान किया वो यही है कि जितनी लंबी मुद्दत करेंगे इन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन उससे पहले होने की सूरत मुझे इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि अगर फौरी तौर पर ये इमरान खान साहब के मुतालबे के आगे गिव इन कर देते हैं, तो इमरान खान साहब मज़ीद शेर हो जाएँगे और वो फिर फ़र्ज़ करें कि कल को अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में उनकी अक्सरियत नहीं आती, वो फिर उस इलेक्शन को नहीं मानेंगे और वो फिर सड़कों पर चले जाएँगे और कहेंगे कि अब दोबारा इलेक्शन कराओ या मेरी मर्ज़ी के नताइज जब तक नहीं आएँगे तो वो धांधली वाला इलेक्शन होगा जो हम फ़िल्म इससे पहले भी पाकिस्तान की सड़कों पर देख चुके हैं। फिर जल बाजवा भी नवंबर तक अपनी जो है वो कमांड में मौजूद हैं, वो सिपहसालार हैं पाकिस्तान के। उनके बाद अगर कोई नया बंदा आता है, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिर हो सकता है सिचुएशन उस वक़्त उसके हिसाब से मुझे ये रिस्क भी नहीं लेना चाहिए हम आते। तो मुझे लगता है कि जनरल बाजवा के होते हुए और कहीं अक्टूबर-नवंबर के करीब जाकर बजट लाकर जो इलेक्शन इस्लाहात करनी है वो करके बजट में थोड़ा बहुत रिलीफ दे के लोगों को शायद ये जमातें इलेक्शन में जाना ज़्यादा पसंद करेंगी। हुँ, लेट्स सी क्या होता है। ये एक बड़ी जारी बात है, एक अनसर्टेन सिचुएशन है। हर सियासी जमात के एक अपना व्यू है और नए आर्मी चीफ भी जो है वो लगाना है, तो देखते हैं क्या होता है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवैस सलीम सर फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस।